जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी एग्जाम की एक ऐसी रामबाण वीडियो आप सभी के लिए आ चुकी है जिसमें बच्चों की साथियों बहुत ज्यादा डिमांड थी। हजारों लाखों बच्चे कह रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें सभी विषयों का कंप्लीट रिवीजन हो जाए और वही क्वेश्चन साथियों 100% एग्जाम में भी आए। तो बस साथियों थोड़ा धैर्य रखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। मैं कहूंगा यहां से आपको साथियों डिक्टो पेपर फंसने वाला है, तो बहुत धैर्य से आप लोग इस वीडियो को साथियों वॉच करेंगे। और मैं कहूंगा मैंने पूरी जान लगा दी है साथियों इस पीपीटी को तैयार करवाने में, और पूरी जान लगाऊंगा साथियों इस वीडियो को साथियों तैयार करने में। तो मैं कहूंगा सबसे पहले हिंदी होगी, उसके बाद जीके जीएस होगी, करंट अफेयर होगी, और उसके बाद साथियों रीजनिंग होगी और मैथ होगी। चलिए तो पहला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कह के सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो अद्वितीय कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों जनक शब्द का आपको बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए जनक को जानकार थोड़ी ना कहते, पहले कहते नहीं थे कि इतिहास का जनक कौन है, या इतिहास का जनक कह लो या इतिहास का जन्मदाता कह लो, बात एक ही है। यानी कि जनक को हम लोग क्या कह सकते हैं, जन्मदाता भी कह सकते हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि साथियों दामिनी का पर्यायवाची क्या है। देखिए दामिनी का मतलब क्या होता है, बिजली। तो इसमें से साथियों बिजली की अगर बात करें तो चपला को बिजली कहा जाता है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो जरा भी नींद ना आना या नींद उचाट करना, नींद उचाट करना नहीं होना कह सकते हैं। अत्यंत शयन करना नहीं, नींद जाती रहना। मैं कहूंगा इसका सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि लीजिए कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है लीजिए, तो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए मैं केवल इतना तक चाहती हूं, यानी कि ये वाला शब्द यहां पर आएगा, या मैं केवल इतना चाहती हूं, या मैं इतना ही चाहती हूं, मैं इतना भर चाहती हूं। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका जो शब्द आना चाहिए वो सिर्फ इतना आना चाहिए, यानी कि मैं केवल इतना चाहती हूं ये होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि आंख का काजल, इस मुहावरे का आपको बताने मतलब क्या होता है? सुंदर या अत्यंत प्रिय या दर्द देने वाला या गहरा रंग। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंख का काजल का मतलब होता है अत्यंत प्रिय। उसके बाद देखिए साथियों उल्लास का आपको क्या बताना है? आपको विलोम बताने। देखिए इस वीडियो को साथियों मैं कहूंगा आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा आपका इस बार हूबहू पेपर आएगा वैसे साथियों बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो मैं कहूंगा इस वीडियो को आप लोग साथियों अंत तक देखिएगा और आपके एग्जाम की तैयारी साथियों यहां से बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो उल्लास की जब हम बात करते हैं तो उल्लास का विलोम साथियों विषाद होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो कहा नहीं जा सकता उसको साथियों अकथनीय कहा जाता है। क्या? जो कहा ना जा सके, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? अकथनीय कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंद्रियों से परे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट साथियों बता दीजिए। तो इंद्रियों से परे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय होगा। क्या होगा साथियों? अतीन्द्रिय। उसके बाद देखिए आहत का आपको बताना है साथियों विलोम क्या होता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आहत का विलोम क्या होगा, तो मैं कहूंगा आहत का विलोम आपका अनाहत हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो कंटेंट आपको साथियों इस चैनल के माध्यम से दिया जाए तो इस कंटेंट को आपको साथियों पढ़ना है और अपने एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर लेना है। कहने कि सही वर्तनी कौन से शब्द की है, तो मैं कहूंगा साथियों सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, बताइए। तो विनती कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसको साथियों कृतज्ञ कहा जाता है, और जो नहीं मानता है किए हुए उपकार को उसको कृतज्ञ कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों होश उड़ना, इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो अयोग्य होना नहीं साथियों, सफल होना नहीं,
सपने देखना या होश उड़ना, डर जाना। मैं कहूंगा साथियों होश उड़ने का मतलब क्या होता है साथियों, डर जाना होता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए करके इस मशीन में कुछ झकझक है, ये होगा, या इस मशीन में कुछ खटपट है या गड़बड़ है, या साथियों बड़बड़ है। तो मैं कहूंगा यहां पर गड़बड़ शब्द आना चाहिए, इस मशीन में कुछ गड़बड़ है ये होना चाहिए। अगला देखिए जो पढ़ने में रोचक लगे उसके लिए साथियों आप एक शब्द किसका चयन करेंगे बताइए। पद का, गद का नहीं, दर्शनीय का नहीं साथियों, पठनीय का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो पढ़ने में रोचक लगे उसको पठनीय ही तो कहा जाएगा। उसके बाद देखिए मुहावरे और उसके अर्थ युग्म की, सही युग्म की पहचान कीजिए। बताइए साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। तो ये मैं कहूंगा साथियों ये सही लग रहा है। ठीक है, अंगारे सिर पर धरने का मतलब क्या होता है, अंगारे, ठीक है ना, सिर पर धरने का मतलब होता है साथियों कोई परेशानी मोल ले लेना, कोई विपत्ति मोल ले लेना। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है शांति से रहना, तो यह गलत हो जाएगा। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साथियों किसी बात को मना कर देना, किसी चीज से इनकार कर देना। लेकिन लिखा हुआ है मुसीबत मोल देना, यह गलत लिखा हुआ है। अंबर के तारे गिरने का मतलब होता है साथियों नींद वगैरह ना आना, और यहां पर लिखा हुआ अच्छी नींद आना। तो मैं कहूंगा ये शुरू के तीनों गलत हैं। पूछा गया था सही कौन सा है, तो मैं कहूंगा सही तो ऑप्शन नंबर डी वाला है। क्यों? क्योंकि आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आग्रह का आपको विलोम बताने क्या हो सकता है। देखिए आग्रह की अगर बात करते हैं तो आग्रह का विलोम ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दुराग्रह हो जाएगा। क्या दुराग्रह हो जाएगा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है। ऐसे नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना प्रतिनिधि, कुछ ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए कह के मां, बच्चा, बाप की आंखों का सूरज होता है, सितारा होता है, तारा होता है या चांद होता है। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आएगा। देखिए जैसे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिस टाइप के आपके साथियों एग्जामिनर मैथ के क्वेश्चंस पूछेगा, रीजनिंग के पूछेगा, हिंदी जीके के पूछेगा, ठीक वैसे ही साथियों मैंने आपके सामने इस क्लास में साथियों आपके लिए पीपीटी तैयार करवा दी है। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, यहां पर रेखांकित शब्द है उसका आपको साथियों क्या बताना है, विलोम आपको साथियों यहां पर बताना है। तो मैं कहूंगा कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी कि अमावस्या का आपको बताना है विलोम क्या होगा। अमावस्या का विलोम अमास होता है नहीं, अंधेरा होता है नहीं, अंधकार होता है नहीं साथियों, पूर्णिमा होता है। तो अमावस्या का विलोम साथियों पूर्णिमा हो जाएगा और पूर्णिमा का विलोम अमावस्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके शासनकाल में दंगे हुए, यहां पर किस भाग में त्रुटि है। देखिए शासनकाल ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, शासनकाल तो साथियों कैसे लिखा जाता है, ऐसे आपका शासनकाल लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा ये कहां पर है, गलत वाला कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए साथियों जिसे बुलाया गया हो, तो जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो मैं कहूंगा उसको साथियों आहूत कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको आहूत कहा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहे हैं साथियों, कह रहे कि तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, यानी कि मुझे अपना, ठीक है ना, छोटा सा भाई समझो, यहां पर रेखांकित हो जाएगा। तो कहा यह जा रहा है साथियों इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए छोटा सा भाई नहीं होना चाहिए, छोटा भाई होना चाहिए। क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत आपका साथियों इसमें है और इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे के साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए 30 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। कितने क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन और तकरीबन जीके जीएस के भी साथियों 30 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, और साथियों मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए कह के सही वर्तनी कौन से यहां पर है, तो मैं कहूंगा जैसे पारलौकिक, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना साथियों, ऐसे पारलौकिक आपका लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि मुझसे अब चला नहीं, क्या साथियों मुझसे अब चल नहीं सकता, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझसे
अब चल नहीं सकता, हाँ मुझसे अब चला नहीं जाता ये होना चाहिए था, मुझसे अब चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता यहां पर होना चाहिए था। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, करके निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए विकल्प का चयन करिए, यानी कि टस से मस न होना, इसका मतलब क्या होगा बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों टस से मस न होना, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये सवाल आ जाए तो तनिक भी प्रभावित न होना, या शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, स्थिर चित्त होना, मैं कहूंगा साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, क्योंकि टस से मस न होने का मतलब होता है बिल्कुल भी प्रभावित न होना, कोई फर्क न पड़ना उसके ऊपर। क्योंकि जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मैं कहूंगा उसको दुर्दम्भ कहा जाता है, जिसका दमन करना कठिन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए करके साधारण का विलोम क्या हो सकता है? तो साधारण का विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे विशिष्ट होता है। क्या होता है साथियों? साधारण का विलोम विशिष्ट होता है। अगला देखिए निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो अब साथियों यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत शानदार तरीके से इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा, और मैं कहूंगा यहां से आपके बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको असम बताना है। उसके बाद देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? साथियों हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए हिम तेंदुओं का घर यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो लद्दाख आपको बतला देना है। अगला देखिए आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी तो साथियों डबलिन है। क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है साथियों? डबलिन है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कहने के साथियों कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? तो कनाडा की राजधानी क्या है साथियों? ओटावा है। तो आप लोग यहां पर याद रखेंगे आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगी और कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी। अगला देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है, तेंदुआ है, बाघ है या सिंह हिरण है? तो मैं कहूंगा बाघ जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर सवाल है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। करके दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है। साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यह गलत बात है, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री कंटेंट और बहुत शानदार कंटेंट आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिलेगा जो अब साथियों अपलोड होंगी चैनल पर। देखिए अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मैं कहूंगा ये तो साबरमती नदी के किनारे पर है अहमदाबाद। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों जो वेनिस शहर है ना, वेनिस शहर, इसको साथियों एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए विंडी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिकागो जो कि अमेरिका में है साथियों, इसको क्या कहा जाता है? विंडी सिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यहां पर अगर पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में साथियों गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। अगला देखिए राजस्थान का पंजाब क्या साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस शहर में है? फटाफट साथियों बताइए। चलिए तो आपका राइट आंसर साथियों अगर जालौर है तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जालौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सिंध का बाग कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहां पर दिए थे साथियों बताइए? तो सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे साथियों वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला देखिए कह रहे के शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा जो बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली थी, इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जा सकता है। यह सवाल साथियों डिक्टो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला देखिए 1853 ठीक है ना में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग
खोला गया था? तो मैं कहूंगा बॉम्बे से पुणे तक का साथियों खोला गया था। ये सवाल सैकड़ों बार, हजारों बार साथियों पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। उसके बाद देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो किनको दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां को? मैं कहूंगा हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को ही काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में क्रांतिकारी थे, इनको फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में संबंधित नहीं था? बताइए। तो अगर बात करें साथियों, रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित थे, अशफाकुल्ला खां भी संबंधित थे, लेकिन सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। अब नहीं संबंधित थे तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, करके भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो मैं कहूंगा ये तो साथियों 5.5 घंटा आगे है, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगर आपके एग्जाम में आए, और मैं कहूंगा ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान जो है ना, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? यानी कि भारत का एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होते हैं? तो मैं कहूंगा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यही भारतीय संघ की कार्यपालिका, ठीक है ना, के प्रमुख होते हैं और भारतीय गणतंत्र के भी प्रमुख होते हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो मैं कहूंगा ये भी राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो क्या लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस सवाल का। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी किस शहर में स्थित है? तो मैं कहूंगा ये तो मुंबई में स्थित है। कहां पर साथियों? सेबी की अगर बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि साथियों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो अगर आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट सवाल आ जाए तो आपको लगा देना है कि सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, सूत्र कणिका को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह अर्थात कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला देखिए, तो अब यहां पर साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे लगभग साथियों रीजनिंग के, और आप देखिएगा कि अगर ऐसे ही 20 सवाल आ जाते हैं रीजनिंग के तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो कम से कम 10 तो आपको साथियों सवाल सही करना ही करना है हर हालत में। देखिए, पहला सवाल यहां पर है साथियों, नंबर सीरीज का सवाल है। क्या लिखा हुआ है साथियों? 15 है, उसके बाद यहां पर 45 आ गया है, उसके बाद 75 आ गया है और उसके बाद 105 आ गया है। तो आपको बताना है कि यहां पर अगला नंबर साथियों क्या हो सकता है। देखिए अगर यहां पर अगर बात करें साथियों, ये जो 15 से आपका 45 हुआ है तो जाहिर सी बात है यहां पर 30 बड़ा है। 45 से 75 हुआ है साथियों, यहां पर भी 30 बड़ा है, और 75 से 105 हुआ है, यहां पर भी 30 बड़ा है। तो मैं कहूंगा यहां पर भी साथियों 30 बढ़ेगा। तो 105 और 30 कितना हो जाता है साथियों? 135 हो जाता है। तो 135 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, करके एक निश्चित कूट भाषा में COACH को 90 लिखा जाता है, POST को 210 लिखा जाता है। तो आपको बताना NOISE को क्या लिखा जाएगा साथियों? फटाफट आप बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें, एक काम आप ये करिए, इन सबको जोड़िए। क्या? जैसे कि C 3 पर होता है, O 15 पर होता है, A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, H 8 पर होता है। देखिए कितना आ रहा है, ये 15 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 1 साथियों 19 हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 19, 20, 21, 22 हो गया, 22 और 8 कितना हो गया? ये तो साथियों 30 हो गया, लेकिन ये हो रहा है 90।
तो 30 से 90 कैसे बनाया गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये 16 पर होता है, पी 16 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एस 19 पर होता है, साथियों टी 20 पर होता है। इसको अगर जोड़े तो 6 5 11, ठीक है ना, 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 का 2 लगा, सॉरी 20 का 0 लगा, 2 हासिल का लगे, 2 2 4 5 6 7, यानी कि 70 आ गया। अच्छा ये 70 210 हो रहा है, तो 30 से 90 हुआ, कैसे हुआ, 70 से 210 हुआ, कैसे हुआ, मैं कह सकता हूं अगर हम 30 की गुणा, ठीक है, 3 से कर देते तो 90 हो जाता। उसी प्रकार 70 की गुणा अगर हम 3 से कर देते तो 210 हो जाता है। यानी कि लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो 14 पर होता है साथियों n 15 हो जाएगा, i 9 पर होता है, s 19 पर होता है, e 5 पर होता है। इनको जरा जोड़िए और 3 से साथियों गुणा कर दीजिए। आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये और ये 29 हो गया, 29 और 39 बोले तो 38 हो गया, 38 और 5 कितना हो गया साथियों, 44 हो गया, 44 और 19 आपका कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा यहां पर साथियों 63 हो जाएगा। 63 की जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। लेकिन 189 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है मुझसे कुछ गुणा भाग में साथियों दिक्कत हो गई। देखिए n 14 पर हो गया, o 15 पर हो गया, i 9 पर हो गया, s 19 पर हो गया, e 5 पर हो गया। 14 और 15 29 हो जाएगा, 29 और ये 38 हो जाएगा। एक काम करो, 38 और साथियों ये कितना हो गया, 24, इन दोनों को आपस में जोड़ो जरा, तो कितना हो गया साथियों, ये आपका 62 हुआ है। 62 की 3 से गुणा करा देते हैं हम, तो 6 और साथियों 18, 186 होगा। गलती से 189 आ रहा था। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए साथियों, इस सवाल की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो पहले ये आकृति है, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो आपको बताने कि यहां पर जो आकृति बनेगी इसके बाद वो कैसी बनेगी, ऐसी 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 या साथियों ऐसी। अब देखिए सबसे बेसिक सा साथियों यहां पर रूल की अगर बात करें तो यहां पर कितनी सर्किल दिख रहे हैं, कितने गोले दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गोले दिखे। अब यहां पर एक गोला कम हो गया, यानी कि यहां पर 8 गोले दिखे और यहां पर 2, यानी कि अब यहां पर 7 गोले दिखना चाहिए। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां पर 6 गोले दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 5 गोले दिखना चाहिए। तो यहां पर क्या 5 गोले, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 गोले, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी 5 से ज्यादा गोले, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, और एक ये भी साथियों नहीं हो सकता क्योंकि 4 गोले हैं। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। बाकी इसका भी लॉजिक लगा हुआ है, देखिए 1 2 और ये 3, तो इसके बाद 4 आना चाहिए और इसमें 4 हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करके चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए अगर आपने इस सीजन में साथियों, ये आपका जो पेपर है एसएससी जीडी 2024 वाला, इसमें अगर आप अच्छे तरीके से साथियों मेहनत कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कोई दुनिया की ताकत आपको एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि बी के आर से डी एन वी हुआ है, एफ क्यू जेड हुआ है, तो आपको बताने यहां पर साथियों कौन से 3 लेटर आएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों इस सवाल को आप करने की कोशिश कीजिए और यहां पर साथियों मुझे बता दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है साथियों, सी 3 पर होता है, उसी प्रकार जेड 26 पर होता है। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा बी जो है ना ये 2 पर होता है, के 11 पर होता है, आर 18 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है, वी 22 पर होता है और एफ 6 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, जेड 26 पर होता है, जे 10 पर होता है, डी डब्ल्यू जो है ना 23 पर होता है, एच 8 पर होता है। तो देखिए 2 से 4 हुआ यानी कि 2 बड़ा है, फिर 6 हुआ, फिर 2 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, तो अच्छा फिर इसमें अच्छा यानी कि यहां पर 8 आना चाहिए। 6 में 2 बढ़ाएंगे 8 आएगा, 8 में 2 बढ़ाएंगे 10 आएगा, यानी कि सबसे पहले एच आ जाएगा। एच कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो 11 से 14 हुआ, 3 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया, तो 3 इसमें बढ़ाएंगे 20 आना चाहिए, यानी कि टी आना चाहिए। तो एच और टी कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, करेक्ट कथन और निष्कर्ष वाले साथियों सवाल है ये। देखिए
सभी एमटेक के छात्र इंजीनियर हैं। तो सभी साथियों हम मान लेते हैं ये एमटेक के छात्र हो गए, और सभी एमटेक के छात्र कौन है, सभी एमटेक के छात्र इंजीनियर हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सभी एलएलएम छात्र वकील हैं। तो मान लीजिए साथियों ये एलएलएम छात्र जो है ना, ये सारे इस सभी के सभी क्या है, ये सारे के सारे वकील हैं। तो निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहे कि सभी वकील एलएलएम छात्र हैं, सभी वकील एलएलएम छात्र हैं। नहीं, अगर ये कहा जाता कुछ वकील एलएलएम छात्र हैं तो सही हो जाता, ये इसलिए गलत हो जाएगा। सभी इंजीनियरिंग एमटेक छात्र हैं, सभी इंजीनियरिंग एमटेक नहीं है, हाँ कुछ इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो साथियों एक यहां पर सर्किल हमें बनाना पड़ेगा, और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 और साथियों 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें क्या क्या कहा जा रहा है, इसको जरा देखिए। कह रहे कि अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो अल्पा विनीता के, ठीक है ना, अल्पा विनीता के, मान लीजिए साथियों विनीता अगर यहां पर बैठाल देते हैं तो विनीता, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि विनीता के दाईं ओर, यानी कि विनीता के दाईं ओर इधर को अल्पा यहां पर बैठी है। हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, जो दाएं की अगर जिक्र करें, दाएं का मतलब होता है सीधा हाथ, यानी कि सीधे हाथ पे आपको बैठाना है। अगर आपका बाएं का जिक्र करें, बाएं का मतलब होता है साथियों उल्टे हाथ पे बैठाना है। तो विनीता के दाईं ओर यानी कि विनीता के सीधे हाथ पे अल्पा बैठी है, ठीक है। उसके बाद कहने के कामिनी जो है ना, कामिनी ये नीता और सत्या के बीच में बैठी। तो अभी हमें नहीं पता नीता कहां है, सत्या कहां है, कामिनी का किसी का रिलेशन, हमें अब वो बैठाना होगा जिसमें विनीता या अल्पा का जिक्र होगा, ठीक है ना। देखिए अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है साथियों, यानी कि दिव्या जो है ना, ये नीता और विनीता के बीच में बैठी है। तो साथियों विनीता हमें यहां पर कॉमन मिल गई, तो दिव्या जो है ना, नीता और विनीता, विनीता ये है तो यहां पर साथियों नीता बनेंगी, ठीक है। और नीता और विनीता के बीच में कौन है, दिव्या है, तो दिव्या यहां पर बैठ जाएंगी। अब इस वाले को कर सकते हो, अल्पा विनीता के दाईं ओर, ठीक, ये तो हो चुका है ना। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, ठीक है। कामिनी जो है ना, नीता और सत्या, यानी कि सत्या यहां पर, सत्या नीता और सत्या के बीच में कौन बैठी है, कामिनी बैठी है। तो साथियों कामिनी आपकी यहां पर बैठ गई, तो कामिनी हो गई, सत्या, अल्पा हो गई, विनीता हो गई, दिव्या हो गई, नीता हो गई। सवाल में पूछा जा रहा है कि सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। सत्या कहां पर है, सत्या ये है, सत्या के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो 1 2 3 कौन है साथियों, दिव्या है। तो मैं कहूंगा दिव्या आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि स्तनधारी, जेब्रा और पशु का जो सबसे बढ़िया आरेख बनेगा वो कौन सा बनेगा। देखिए अगर यहां पर बात करें, जेब्रा क्या है, जेब्रा एक पशु है। तो अगर हम साथियों मान लेते हैं क्या कि ये जेब्रा हो गया जेब्रा जो होगा साथियों वो पशु के अंदर ही तो होगा, बिल्कुल। अब पशु जो होते हैं, सभी पशु एक तरीके से तो स्तनधारी कहलाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक है जो आपका आरेख बनेगा वो ऐसा बनेगा, और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों, नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि सबसे पहले 14 है, उसके बाद 33 आया है, उसके बाद 71 आया है, उसके बाद साथियों 147 और उसके बाद 299 आया है। अब आपको बताना है कि अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है, बताइए। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये जो 14 से 33 हुआ है, अगर 14 की हम 2 से गुणा, देखिए हमें इसको सबसे पास में ले जाना है कि 14 33 के आसपास या 33 कैसे बन सकता है। अगर हम 14 की 2 से गुणा कराएं तो 14 दूना 28 हो गया, और हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो ये 33 बन जाएगा। उसी प्रकार 33 दूना कितना होता है, 33 दूना 66 होता है। लेकिन अगर हम 66 पे 5 जोड़ दें तो हम 71 बना लेंगे। 71 साथियों दूना कितना होता है, मेरे हिसाब से 71 दूना आपका 2 और 142 होता है ना। अगर हम साथियों इसमें फिर से 5 जोड़ दें तो 147 मिल जाएगा। तो यही रूल यहां पर लगेगा और यही रूल यहां पर लगेगा। तो साथियों 299 की अगर बात करें तो 299 दुना कितने होते हैं, और फिर 5 जोड़ दीजिए 18 हो गया,
ठीक है ना, 19 हो गया, 4 और 5 इतना हो गया, और इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये साथियों कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 603 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 603 आएगा? अगर ऑप्शन में 603 है तो मैं कहूंगा बिल्कुल यहाँ पर 603 ही आएगा, और ऑप्शन में भी 603 है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और आंसर आपको बताना है कि आखिर इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, वह संख्या चुनिए जो 4 वाले पृष्ठ के विपरीत है। यानी कि 4, मान लीजिए यहां पर अगर 4 होता तो ये वाला आपसे पूछ रहा है, 3 के उधर वाला आपसे पूछा जा रहा होता, ठीक है ना। तो 4 का अब आपको देखना है साथियों, और फटाफट आंसर बताने क्या हो सकता है। देखिए अगर हम यहां पर बात करें, देखिए ये 1 है और ये 2 है, और यहां पर भी 1 है और 2 है, तो मैं कह सकता हूं 100% कि 3 का विपरीत 5 होगा। क्या 3 का विपरीत अगर आपसे पूछा जाता तो 5 बताते, यहां पर 4 का पूछा गया, या अगर 5 का विपरीत पूछा जाता तो आप 3 बताते। अब उसके बाद यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें, एक सेकेंड, यहां पर साथियों 2 है और यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो मैं कहूंगा कि 1 का विपरीत 6 है। यानी कि अगर 1 का विपरीत आपसे पूछा जाता तो 6 बताते, और 6 का विपरीत आपसे पूछा जाता तो 1 बताते। यहां पर 4 का विपरीत पूछा गया है। अब आपको पता है कि पूरे पासे में 1 से लेकर 6 तक ही तो संख्याएं होती हैं, और 4 संख्याएं साथियों यहां पर इंगेज हो चुकी हैं। यानी कि अब अगर 4 का विपरीत हो सकता है तो मेरे हिसाब से साथियों सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या ही हो सकती है, क्योंकि भाई 3 5 भी निपट गए, 1 6 भी निपट गया, तो 4 का विपरीत 2 ही तो होगा, क्योंकि 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपको ये क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। वीडियो को साथियों पूरा वॉच करने के बाद आप लोग जरूर एक बार बता देना साथियों कि क्लासेस आपको यहाँ पर कैसी लग रही है। और अगर साथियों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिक्टो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहने के सी बी का भाई है। तो अगर हम यहां पर साथियों मान ले बी ये हो गया, बी सी क्या लिखा हुआ है, सी बी का भाई है, ठीक है। सी जो है ये बी का भाई है, तो मैं कहूंगा ये भाई हो गया, यानी कि पुरुष हो गया, तो इस पर प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं क्या, उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि डी ई के दादा या नाना, अभी हम नहीं कह पा रहे ना तो इसको छोड़ दो साथियों। उसके बाद देखिए डी की बहू बी है, तो डी की बहू बी है, इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब डी की बहू बी है, इसका मतलब ये होगा कि बी का कोई पति होगा। मान लीजिए बी का पति ये है, इसका कोई पिता वगैरह है, ठीक है ना, या इसका पिता है डी, या इसका पिता है, ठीक है, तभी तो हो पाएगा। क्या, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ इन्हीं का पिता है, ठीक, क्योंकि यहां पर दादा नाना आ रहा था इसलिए हो गया था। खैर देखिए डी की बहू है, तो डी की बहू कौन है, डी का बेटा ये है, इसकी शादी इससे हुई, तभी तो डी की बहू बी हो पाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहने के ई के पिता ए हैं, ई के पिता ए हैं और सी का ई से क्या संबंध। देखिए अगर हम मान लीजिए यहां पर, ठीक है, अगर हम साथियों मान लीजिए यहां पर ए को बैठा देते, कह रहे कि ए जो है ना ई का पिता है, तो ठीक है ए जो है ना ई का पिता है, ये हो गया, तो आप सब कुछ तो क्लियर हो गया साथियों। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनका एक बच्चा है ये, और इनके पिताजी हैं ये, और इस औरत का या लेडीज का इसका भाई है ये सी। तो कह रहे हैं कि ई क्या कहेगा सी को, तो ई क्या कहेगा साथियों सी को, ई क्या कहेगा सी को, मम्मी है, और मम्मी के भाई क्या कहलाए जाते हैं, मैं कहूंगा मामा कहलाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि साथियों 77 से 11 बना दिया गया, या मैं कह सकता हूं 11 से 77 बना दिया गया है। तो आपको बताना है साथियों क्या कि यहां पर कौन सा कुल मिला के नंबर आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इसकी भाग, क्या 77 की भाग अगर साथियों 7 से कर दे तो हमें 11 मिल जाएगा। अगर हम इसकी भाग साथियों 7 से करें तो कितना आएगा, एक बार जरा ट्राई करिए, 7 से कट भी पाएगा या नहीं। 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 या 21 और 4 गया 49 हो गया, 7 7 49, यानी कि यहां पर मेरे हिसाब से 37 आ रहा है। अगर 37 ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा ऑप्शन आपका 37 हो जाएगा, और बिल्कुल ऑप्शन में भी है। तो जिनका आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और फटाफट साथियों आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए। क्या कहा जा रहा है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब यहां पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है,
अगर यहाँ पर साथियों हम लोग मान लें दर्पण प्रतिबिंब रखा हो, लेकिन क्वेश्चन तो एक तरीके से गायब है। यहाँ पर जो होना चाहिए था, ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पर लिखी, तो इसको अगर आप दर्पण में देखें FR4 PW5 को अगर यहाँ पर साथियों दर्पण रखा हो तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा। देखिए जो सबसे अंत में है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि 5 है ना, तो 5 कुछ साथियों इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके W जैसा है वैसा बनेगा। P की अगर बात करें P ऐसा बनेगा, 4 की अगर बात करें तो 4 ऐसा बनेगा, R ऐसा बनेगा और F ऐसा बनेगा। तो आपको बताना है ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसमें भी दिक्कत है, F ऐसे बना दिया गया है, ठीक है, इसमें R बना दिया गया, इसमें 4 गलत बना दिया। मैं कहूंगा इसमें बिल्कुल सब कुछ सही लग रहा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए एक निश्चित कूट भाषा में SINGER को क्या लिखा जाता है सातु, TKROUX लिखा जाता है। उसके बाद कहने के ROOKIE को क्या लिखा जाएगा बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें सातु, इसको यहां पर लिख लेते हैं, काम करिए। S होता है सातु 19 पर, और I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, G 7 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। उससे अब ये बन गए, इसको लिख लीजिए T 20 पर होता है, K 11 पर होता है, T 20 पर होता है, K 11 पर होता है, R 18 पर होता है, और O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, और X 24 पर होता है। अब देखिए ये 19 से 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ाया गया। ये 9 से 11 हो गया, मैं कहूँगा यहाँ पर 2 बढ़ाया गया। ये 14 से 18 हुआ, यानी कि 4 बढ़ाया गया। और ये 7 से 15 हुआ साथियों, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया। और ये 5 से कितना हो गया, 21 हो गया। अब 5 से 21 हुआ है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन है। देखिए पहले इतना करके देखिए, अब इसमें अगर आप 1 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, आपका S आ जाएगा। इसमें फिर 2 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। O 15 पर होता है, इसमें साथियों 4 बढ़ाओगे तो साथियों S आ जाएगा। और K 11 पर होता है, इसमें 8 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। तो मैं कहूंगा SQRS SQSS कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका सही जवाब है। अब इसकी बात करें, 5 से यहां पर 21 हुआ। देखिए अगर 5 से आप 21 पर जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। अगर इसको हम बैक आए, ठीक है ना, अगर हम इसको बैक आए तो हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस करने पर 21 हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 18 से साथियों जो 24 हुआ है, फिर यहाँ पर 6 प्लस कर दिया गया। तो इसमें जब आप 6 प्लस करोगे तो ई में 6 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 11, यानी कि के आ जाएगा। और इसमें जब आप साथियों 10 माइनस करोगे तो मैं कहूंगा वाई आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब इस सवाल को देखिए, और मैं कहूंगा ऐसा एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। कह रहे हैं कि 8 मित्र हैं, P Q R S T U V और W। कितने लोग हैं, 8 मित्र हैं। तो साथियों 8 मित्र बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि P जो है ना, P ये R और S के बीच में है, तो P और R के S के बीच में है। अभी हमें नहीं पता लगा सकते हैं कि भाई P तो हम बीच में बैठा लेंगे, लेकिन R को किधर बैठाना और S को किधर बैठाना है, आजू बाजू बैठाना है, ठीक है। क्या पता P के दाएं हाथ पर आए, क्या पता बाएं हाथ पर आ रहा है। तो इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब उसके बाद साथ में यहां पर अगर हम लोग यहां पर अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, कह रहे W के बाईं और तीसरे स्थान पर क्या है, T है। तो इसको हम बना सकते हैं, इसको हम साथियों बना सकते हैं। तो W को मान लीजिए कहीं पर आप बैठा लो, मान लो अगर यहां पर बैठा ले, तो W के बाईं ओर अगर बात करें, यानी कि इधर तीसरे स्थान पर T बैठा, तो 1 2 3, यानी कि यहां पर क्या बैठ जाएगा, यहां पर आपका साथियों T बैठ जाएगा, पहली बात। उसके बाद अगर बात करें, करेंगे क्यू एस के एकदम बगल में बैठा है, तो क्यू एस अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कॉमन लेना है इसी का ही। उसके बाद करें एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर टी बैठे है, तो ये हमें टी कॉमन मिल गया। तो एस के दाईं, एस यानी कि यहां कहीं बैठेगा, तभी तो एस का दायां तीसरे स्थान पर टी बैठ पाएगा, ठीक है। कह रहे यू और डब्ल्यू के बीच में वी बैठा है, तो यू और डब्ल्यू के बीच में वी बैठा है, वी बैठा दिया। अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कह रहे पी जो है ना, पी ये आर और एस के बीच में है, तो पी जो है ना, पी ये आर और एस के बीच में, यानी कि पी यहां पर आ गया। अब बचा एक कौन सा आ जाएगा साथ, तो मैं कहूंगा क्यू ही बचा है, क्यू आ गया। यहां पर सवाल में पूछा जा रहा था एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, तो एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, मैं कहूंगा क्यू है। तो क्यू आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग इस सवाल का भी सॉल्यूशन बताइए, कि आप सॉल्यूशन करके बताइए कि इस सवाल का जवाब आखिर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि 57 28 29 है,
यानी कि आपको 57 और 29 को कैलकुलेट करके 28 बनाएगा, ऐसा तो नहीं है साथियों, या कुछ भी हो सकता है। 68 और 68 33, मतलब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा यहां पर, ठीक है। और 72 37 35 यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या कैलकुलेशन होगी एक बार बताइए। देखिए अगर हम साथियों 28 29 को जोड़ें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 57 आता है, ठीक है, क्योंकि 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। तो एक बार मैं देख लेता हूं साथियों 28 और 29 को जोड़ के, 8 का 8 16 17 ये हो जाएगा, और 1 लगेगा तो ये 5 हो गया। बिल्कुल साथियों, यानी कि इन दोनों का योग कराया गया और ये नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार 37 और 35 72 होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि कहने का मतलब है कि 33 और 33 में कितना जोड़े कि 68 मिल जाए। तो पता क्या करना है, 68 में से 33 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि यहां पर 35 आएगा। और 35 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कह रहे कि माता पिता और पुरुष के लिए जो सबसे सटीक आरेख बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए जितने भी पिता होते हैं मैं कहूंगा वो सब पुरुष होते हैं, तो पिता जो है ना ये सब पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन माताएं अलग होती हैं, माताएं अलग होती हैं, तो ऐसा कहां पर बना हुआ है, यहां पर नहीं साथियों, ठीक है ना, यहां पर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, नंबर सीरीज वाला सवाल है। 16 है, 9 है, 27 है, और उसके बाद 19 है, फिर 76 है, और फिर 67 है, और साथियों फिर 335 है। तो आपको बताना है कि उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा साथियों, फटाफट बताइए। चलिए कैसे क्या हो सकता है साथियों, एक बार आप लोग यहां पर कमेंट करके जो है ना आप मुझे यहां पर साथियों बता दीजिए। चलिए भाई देखिए, अगर यहां पर हम बात करते हैं क्या लगेगा साथियों, कैलकुलेशन कैसे क्या यहां पर साथियों होगी। देखिए मुझे इतना पता है कि 9 तियां आपका 27 होता है, और 19 की अगर साथियों 4 से गुणा करते हैं तो 76। अभी यहां पर इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर 16 से 9 कैसे बना हुआ है, ये थोड़ा सा अगर हम यहां पर दिमाग लगाएं तो मैं कहूंगा साथियों 16 में अगर यहां पर 7 माइनस कर देते हैं तो ये 9 आ जाता है, ठीक है। 9 की गुणा 3 से कर देते हैं, 27 आ जाता है, ठीक है। 27 में अगर हम 8 माइनस कर दें तो हमें 19 मिल जाता है, ठीक है। 19 की गुणा 4 से कर देते हैं तो साथियों 76 आ जाता है, ठीक है। अगर हम 76 में 9 माइनस कर देते हैं तो 67 मिल जाता है, बिल्कुल साथियों 67 मिल जाता है। तो एक सीरियल चल रहा है, देखिए 7 8 9 3 4। तो अब मैं साथियों यहां पर क्या करूंगा, अब 76 से ये 67 बन गया। अब साथियों हम क्या करेंगे, 67 की अब हमें गुणा करना पड़ेगी, ठीक है ना। 67 की गुणा किससे करना पड़ेगी, देखिए भाई 3 हुआ, 4 हुआ तो 5 हुआ, तो 7 पंजे 35 हो जा रहा है, ठीक है ना। और 5 छंग आपका कितना हो जाएगा, 3 जाएगा, बिल्कुल साथियों इतना ही आएगा, ठीक है ना। एक बार करा के देख लेते हैं साथियों। 7 पंजे 35 हो गया, 6 पंजे 30 और 33 हो गया, यानी कि बिल्कुल इतना आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 335 की जब हम बात करते हैं तो इसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा। देखिए 7 घटाया, फिर 8 घटाया, फिर 9 घटाया, तो जाहिर सी बात है अब 10 घटाएंगे। तो 335 में से 10 घटाएंगे तो साथियों 325 ही तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। तो 325 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल को देखिए साथियों कैसे ये होगा। देखिए अब यहां पर अगर बात करें पी खाली जगह RQPS, फिर खाली जगह, यहां पर 2 खाली जगह, बड़ा लग रहा है ना तो 2 खाली जगह होंगी, तो P है, ठीक है, फिर बड़ा लग रहा है, फिर 2 खाली जगह है, Q है, और खाली जगह 1 है, SR है, खाली जगह P, खाली जगह RQ। तो देखिए कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 है। तो मैं कह सकता हूं साथियों या तो 4 4 का बनेगा या 5 5 का बनेगा। 4 का देखिए एक बार, 1 2 3 4 अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं सबसे अंत में RQ आ रहा है, RQ यहां पर भी आ रहा है, RQ यहां पर भी आ रहा है। तो यहां पर R है, Q नहीं है, तो Q बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर पूरा आपको RQ लिखना पड़ेगा। अब आपको पूरा मिल चुका है PSRQ, तो P तो है, S नहीं है, PSRQ PSRQ PSRQ, P नहीं है, P लिख लो PSRQ, और P तो है लेकिन R नहीं है, तो P, ठीक है, PSRQ, यहां पर S आएगा, ठीक है, PSRQ। तो अब अगला काम आपको करना है, आपको देखना है अपने पेन से आपने क्या क्या लिखा है। आपने S लिखा है, आपने RQ लिखा है, तो S हो गया, RQ हो गया,
उसके बाद साथियों एस आर हो गया, उसके बाद पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया और फिर एस हो गया। अगला काम आपको करना है कि ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ जरा देखकर साथियों यहां पर मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, फिर से साथियों कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि कुछ तारे ग्रह हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके तारे हो गए और कुछ तारे, इतने तारे क्या हो गए, इतने तारे साथियों ग्रह हो गए। कह रहे कि कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, तो मान लीजिए इतने ग्रह क्या हो गए, इतने ग्रह साथियों धूमकेतु हो गए। ठीक, निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष यहां पर गलत है। कह रहे कि धूमकेतु, क्या कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु, ठीक है, कुछ धूमकेतु ग्रह, तो बिल्कुल इतने धूमकेतु ग्रह हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। सभी तारे धूमकेतु हैं, तो भैया सभी तारे धूमकेतु कैसे, तारे ये हैं, धूमकेतु ये हैं। अगर ये होता कि कुछ तारे धूमकेतु तब भी गलत हो जाता। तो मैं कहूंगा ये तो सरासर गलत है, केवल निष्कर्ष एक सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए कि किसी निश्चित गुट भाषा में NO, क्या साथियों NOTION, क्या साथियों इसको मतलब बहुत सारे नंबर यहां पर आपको दे रखे हैं, ऐसा 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 लिखा जाता है। और तो इसको क्या लिखा जाएगा, ब्यूटीफाई को। देखिए मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है कितने भाई, 2 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन होता है 14 पर, यहां पर 13 लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं एक एक घटा दिया गया, एक एक घटा दिया गया है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। या एक काम करिए, एक काम ये भी आप कर सकते हैं। देखिए एम इन का अपोजिट जो होता है वो एम होता है, और एम की पोजीशन जो होती है वो 13 पर होती है। एम की पोजीशन देखिए, ओ जो होता है ना, ओ एल का अपोजिट होता है, यानी कि ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, और एल जो होता है ना वो 12 नंबर पर आता है। क्योंकि जब मैंने इसका देखा और फिर ओ का देखा, ये तो मिल ही नहीं रहा था। टी होता है साथियों 20 पर, ठीक है, और टी का जो अपोजिट होता है, एक तरीके से बात करें, आपने देखा होगा ये चीज, ठीक है, टी का अपोजिट जी हो गया, जी होता है साथियों 7 पर। यानी कि कुल मिला के जो चीज है वो हमारी समझ में आ चुकी है। बी का अपोजिट होता है वाई, वाई होता है साथियों 25 पर। ई का अपोजिट क्या होता है, LOVE, यानी कि ई का अपोजिट वी, वी होता है साथियों 22 पर। तो 25 22 कहां पर है, 25 22 एक तो यहां पर है और एक साथियों यहां पर है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ए का अपोजिट 26 हो जाएगा, मैं कहूंगा जेड हो जाएगा। 26 कहां पर है, अच्छा यहां पर भी 26 है, यहां पर भी 26 है, ठीक है। यू की अगर बात करें तो यू, ठीक है, यू का अपोजिट एफ होता है, यानी कि यहां पर 6 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये नहीं होगा, ये होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह रहे कि जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का किससे होगा साथियों, बताइए। तो जटिल का विलोम होता है सरल, ठीक है ना। संकुचन का विलोम क्या होता है साथियों, प्रसार होता है। तो प्रसार होता है, तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार, सबसे जानदार यहां पर मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग 10 के आसपास साथियों ये क्वेश्चंस हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को समझिए, और मैं कहूंगा यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने रियल एग्जाम में देखेंगे। कहने के 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। देखिए अगर कोई चीज बेचने पर मान लीजिए 10% की हानि होती है, तो कहा जाता है कि उसको 90% में बेचा गया। अगर किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है, तो कहा जाता है, या मैं कह सकता हूं 20% हानि पर बेचा जाता है, तो उसको 80% पर बेचा जाता है, ठीक है ना। और यहां पर साथियों क्या कहा गया, यहां पर क्या गया है कि किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि उसको 94% में बेचा गया। और कितना बेचा गया, 94% में 846 रुपए का बेचा गया है। तो कह रहे कि 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए ये 94% की वैल्यू है 846। अगर साथियों 846 के नीचे यहां पर मैं लिख दूं 94, तो ये हो गई 1% की वैल्यू।
अब यहां पर अगर बात करें 8% का लाभ प्राप्त करना है, अगर देखिए 10% का लाभ प्राप्त करना होता तो आप लिखते 110%। यहां पर 8% का लाभ प्राप्त करना है तो आप लिखोगे 108%। तो 108% की वैल्यू आपको निकालना है कुल मिला के। तो 1% की वैल्यू ये है, इसकी गुणा 108 से करोगे तो 108 से इसकी भी गुणा करोगे। मैं कहूंगा इसको कैलकुलेट कर डालिए। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए गिटार को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ये आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए भाई देखिए, तो इसको 2 से कट करें साथियों, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया। इसको कट करें 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 हो गया। अब 47 को किससे भाग करेंगे? 423 आ जाए। देखिए अगर 47 की भाग करते हैं 10 से तो 470 आ जाता है। तो एक काम करिए 47 की गुणा करते तो एक काम करिए 9 से इसकी गुणा कीजिए। 7 नीम आपका 63 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 36 और 6 कितना हो जाएगा साथियों? 42 हो गया। वही आ गया 423, मतलब 47 से कम 47, 47 नीम 423 होता है। तो अब 108 की गुणा साथियों 9 से कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है 9 72, 9 एकम 9, यानी कि 972 आपका आंसर है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 7%, 12%, 5% ये 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। तो करके इनको अगर एक समतुल्य एकल छूट इनको बनाया जाए तो वो कितने प्रतिशत होगी? 23%, 22%, 27 या 22% आपको बताने। देखिए इस सवाल को कैसे आप करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी अलग अलग 3 नंबर लिखे हो प्रतिशत में और कहा जाए कि ये 3 क्रमिक छूटें हैं, इनको एक एकल छूट में बताइए, समतुल्य एकल छूट में बताइए, तो आपका सूत्र क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए 100 गुणा, ठीक है, अब 7% है, 7% की छूट पर दी गई, यानी कि इसको कितने पर बेचा गया? 93% में बेचा गया, तो 93 गुणा बटे 100 आ जाएगा। 12% कम करोगे 100 में से तो मैं कहूंगा 88% में बेचा गया है। और इसको 5% यानी कि यहां पर 95% में आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको 100 में से आपको माइनस कर देना है, वही आपकी समतुल्य एकल छूट हो जाएगी। पहले इसको कैलकुलेट कर लो। देखिए इस पूरे 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर कट करें साथियों 4 से कट करें 25 आ जाएगा, और इसको अगर कट करें 4 दूना 8, 4 दूना 8 आ गया। 5 से अगर इसको कट करें 5 दूना 10, 0 आ गया। इसको कट करें 5 कम 5, 5 नीम 45 आ गया। यानी कि अब आपके पास जो नई वैल्यू आ चुकी है वो 93 गुणा 22 गुणा 19 और बटे में साथियों क्या आ गई है? 25 गुणा यहां पर 20 आ गई है, ठीक है ना। अब इसको अगर कट करें 2 एकम 2, यहां पर साथियों 11 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब अगर यहां पर बात करें, देखिए अब एक काम करो साथियों, 93 की गुणा 11 से कर लो, ठीक है। तो 93 की गुणा साथियों अगर आप 11 से कर लो, या एक काम करो 19 की गुणा 11 से कर लो, किसी भी कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 19 की गुणा अगर 11 से करेंगे तो ऐसे करके आ जाएगा 9, 1 और यहां पर 1, यानी कि 209 यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें, अब नई चीज हमारे पास क्या आ गई साथियों? 93 गुणा यही आएगा 9, 10, ठीक, हाँ यही आएगा, और 209 हो गया, और बटे में क्या हो गया साथियों? 25 और गुणा 10 आ गया। अब एक काम आप कर सकते हो, इस 0 को हटाइए और यहां पर पॉइंट लगा दीजिए। अब इस 25 की भाग अगर 209 से करोगे तो कैसे करोगे? तो कुछ इस प्रकार से साथियों कर सकते हो आप लोग। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है, 0 हो गया, और यहां पर 9 बच जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 तिया कितना होता है साथियों? 75 होता है, ठीक है ना। 25 तिया आपका कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अभी कितना बचेगा? अभी भी आपका 15 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिया, 75 छंग कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया है साथियों? 8.36 और 8.36 गुणा कितना आ गया है साथियों? आपके पास 19.3 आ गया। यानी कि अब आपको सिर्फ इसकी गुणा कराना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। बस कैलकुलेशन में कोई गलती ना होने दीजिएगा, आंसर तो आपका बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी साथ गुणा करा लीजिए, 6 तिया 18 हो गया, 3 तिया 9 और एक आपका 10 हो गया, 8 तिया 24 और एक आपका 25 हो गया, ठीक है। 9 पंच 9 छंग 54 आपका हो गया, 5 आ गया, 9 तिया 27, 27 5 कितना हो जाएगा साथियों? 32 हो जाएगा, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75 हो जाएगा। 8 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर साथियों देखिए 2 नंबर यहां पर और 1 नंबर यहां पर पॉइंट लगा है, तो कुल मिला के 3 नंबर के बाद साथियों यहां पर पॉइंट लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, इसको मैं हटा दूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब मैंने आपसे सवाल के शुरू में कहा था कि जो भी आपका आंसर आए, आंसर अभी आपका ये आया है 77.74,
77.74 आंसर आया। मैंने आपसे कहा था कि इसको कैलकुलेट करके इसको 100 में से घटा देना। तो जब आप इसको 100 में से घटाओगे साथियों तो 22 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 22 पॉइंट करके कुछ मैं कहूंगा 25 करके आएगा। तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। कह रही कि दो धनात्मक संख्याएं हैं 7:4 के अनुपात में। तो इसको हम साथियों क्या मान लेते हैं, 7x और 4x इसको मान लेते हैं। कह रहे कि इसके अनुपात में दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों के बीच का अंतर इतना है। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगर हम इसका वर्ग कराएं यानी कि 7x का स्क्वायर वर्ग हमने करा लिया, ठीक है। अच्छा अंतर कहा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमको, ठीक। और दूसरी संख्या क्या है 4x स्क्वायर। दोनों संख्याओं का हमने वर्ग कर लिया और इन दोनों का वर्ग करने पर अंतर करोगे तो कहा जा रहा है कि 297 आएगा। अब 7x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, 7 सत्ते 49। तो साथियों 49x स्क्वायर हो गया माइनस 4 चौक 16x स्क्वायर हो गया बराबर 297 हो गया। अब 49x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटेगा तो मैं कहूंगा 33x स्क्वायर बचेगा। तो 33x स्क्वायर बराबर 297 आ गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर 297 बटे 33 आ गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 नीम 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 नीम 27 हो जाएगा, 11 एकम 11 11 नीम आपका 99 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा x स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर लगा यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो कहा जा रहा है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, देखिए x 7x और अगर बात करते हैं यहां पर x बराबर 3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों 7 × 21 आ जाएगा, प्लस 4 × कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इनका साथियों योग कर लो, मैं कहूंगा इनका योग करने पर 33 आ जाएगा और 33 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। कहने कि एक व्यापारी ने पेंसिल की 360 पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है उसने जो माल खरीदा है वो अगर हम 360 की गुणा 15 से कर दें, अरे भाई एक पैकेट 15 रुपए का और 360 पैकेट खरीदे हैं तो 360 गुणा 15 बराबर क्या होगा साथियों, ये आपका क्रय मूल्य ही तो होगा। तो अगर क्रय मूल्य इन दोनों की साथियों गुणा करें 36 की गुणा 15 से करें तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 आ जाएगा, 5 3 15 18 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 0 आ गया, 14 आ गया और ये साथियों यानी कि 540 यहां पर आ गया तो मैं कहूंगा 5400 हो जाएगा। यानी कि अगर एक पैकेट 15 का है और 360 पैकेट खरीदे जाते हैं तो कितने रुपए की खरीदी जाएगी, 5400 रुपए की खरीदी जाएगी, ठीक है। मतलब 5400 रुपए का क्रय मूल्य होगा। तो कह रहे हैं उसने 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से और जो शेष पैकेट बचे हैं मतलब 360 का 60% जो है ना वो 18 रुपए के हिसाब से बेचे, जो बाकी के पैकेट बचे उसको 20 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो इस व्यापार में उसका लाभ कितना हुआ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टोटल पैकेट कितने थे 360, कहने कि इसका 60% देखिए कितना होता है। अगर 60% निकालें तो 36 की गुणा 6 से जरा कराइए, 6 छंग 36 हो गया, 6 3 18 यानी कि 216 क्या 216 पैकेट जो आए हैं 60% के हिसाब से इसने 18 रुपए में बेचे। तो इसने जब 216 पैकेटों को 18 रुपए में बेचा तो मैं कहूंगा इतना आया। उसके बाद कहने अब शेष पैकेट कितने बचे हैं, टोटल पैकेट तो थे 360, 60% पैकेट निकाले तो 216 पैकेट बचे। अब शेष पैकेट कितने बचे इसको घटाइए, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ये साथियों 4 आ गया, ये 35 आपका हो गया तो मैं कहूंगा यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 14 आ जाएगा। तो 144 पैकेट उसने 20 रुपए के हिसाब से बेचे तो ये हो गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब इनको साथियों आप क्या करा लीजिए, कैलकुलेट करा लीजिए। तो अगर मैं साथियों कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूं तो 216 की गुणा 18 से अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3888 आ जाएगा, 3888 आ जाएगा प्लस 144 की साथियों 2 से आप जब गुणा करेंगे तो 288 आ जाएगा और 0 लग जाएगा। आप जब इनको जोड़ दोगे तो 6768 आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये बेच जा रहे, ये है आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपका कितना था साथियों, क्रय मूल्य आपका था ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो लाभ निकालना तो बहुत आसान आपके लिए हो गया है, लाभ निकालना आपके लिए बहुत आसान हो गया है साथियों। इनको घटा लीजिए, देखिए कितना लाभ आया है। बेचा है हमने इतने रुपए में, खरीदा था हमने 5400 रुपए में,
कितना माइनस करोगे, 8 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 1, यानी कि 1368 रुपए का पूरा साथियों यहाँ पर लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 1368 रुपए का। तो बस 1368 रुपए को प्रतिशत में बदल लीजिए, तो 100 से गुणा करना पड़ता है, नीचे आपका क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है? 5400 है। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। 6 की बात करें, 6 दूना कितना हो जाएगा साथियों? हाँ, अगर बात करते हैं साथियों, 6 दूना 12 हो गया, देखिए ठीक है, 3 जाएगा, 6 पंजे 30 आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18, यानी कि 25.3 करके आंसर आ रहा है। तो 25.3 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कहने के यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या x है, तो कहने कि किसी संख्या के का मतलब गुणा है, किसी संख्या के यानी कि x के का x गुणा 3/4, x का 3/4 का फिर आ गया, तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा 80%, यानी कि 80/100। 3/4 का 80% 63 है, यानी कि बराबर 63 आएगा, ध्यान रखिए। इसको अगर कट करोगे साथियों, 20 चौक और 20 पंजे आपका हो गया, ठीक। अब इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर 63 गुणा ये इधर 5 से गुणा हो जाएगी और ये 3 नीचे आ जाएगा। 3 दूना और 3 एकम, यानी कि 21 पंजे कितना हो जाएगा साथियों? मैं कहूंगा 105 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 105 आ गया। तो 105 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए और फटाफट बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें एक कंपनी में पुरुष हैं और महिलाएं हैं, इनकी संख्या का अनुपात 5:4 है, यानी कि एक कंपनी में अगर 5 पुरुष होंगे तो 4 महिलाएं होंगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं अगर 500 पुरुष हैं तो 400 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में 16% और 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है। देखिए सबसे पहला आप ये मानिए, और अच्छा क्या कहने पूरे पढ़ लेते हैं, तो पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। देखिए अगर हमने मान लीजिए 5 और 4 ना मान के हम मान लेते हैं मेल अगर किसी कंपनी में 500 है तो फीमेल उस कंपनी में 400 होंगी। तो कहने के अगर पुरुषों की संख्या में 16% की बढ़ोतरी होती है, यानी कि अगर हम 500 का 16% निकालें तो कितना हो जाता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि इसमें 80 बढ़ जाते हैं। अरे भाई 500 में जब 16% की वृद्धि करेंगे तो 80 हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 500 से पुरुष कितने हो गए? 580 हो गए, ठीक है। 400 महिलाएं हैं, 400 महिला हैं, इनमें 15% की वृद्धि हुई है तो 15/100 हो गया, 0 0 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी कि 460 हो जाएगा। 400 से महिलाएं कितनी हो गई? 460 हो गई। तो कहने कि अब पुरुषों का और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा? तो इनको कट करने पर हमें अनुपात प्राप्त चलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 नीम 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये नया अनुपात हो गया, इसके आगे कट भी नहीं सकता है। तो 29:23 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, 7500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूटें दी जाती है, इसमें से पहली छूट 10% है, ठीक है। अंत में 5800, मतलब जब दो छूटें दी जाती है उसके बाद वो वस्तु 7500 से 5805 रुपए की हो जाती है। तो कह रहे कि पहली छूट अगर 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी आपको बता रहे। देखिए 7500 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर पहली छूट दी जाती है 10% की, यानी कि इसको 90% में बेच दिया जाता है। 90% कैसे आ गया 10% से? 10% मान लीजिए साथियों क्या 100 में से 10 माइनस करेंगे, बटे 100 लिखेंगे, प्रतिशत है तो 90/100 आ जाएगा, इसलिए साथियों ये आ गया है। अब मान लीजिए दूसरे प्रतिशत हम x% मान लेते, क्या x%? तो दूसरे प्रतिशत को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस x/100 लिख सकते बिल्कुल। तो 7500 रुपए पर जब 2 छूटें दी जाती हैं तो 2 छूटें दी जाने के बाद ये वस्तु 5805 रुपए की हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहे कि दूसरी छूट बताइए, यानी कि x का मान आपको बताना, बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे? देखिए इस 100 से इस 100 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे। अब आपके पास साथियों क्या आ गया है? 100 माइनस x आ गया है, बराबर आपके पास क्या आ गया? 5805 आ गया है। अब अगर बात करें यहां पर एक 0 था,
ठीक है, यानी कि 10 था तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, और ये 9 गुणा 75 ये आपका नीचे आ जाएगा, 75 गुणा 9 आपका ये आ गया। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब अगर इसको कट करें 5 दूना 10 और इसको कट करें 5 कम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर साथियों और हम कट करें 5 तियां 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 छंग आपका 30, 5 कम 5, ठीक। क्या 3 से कट होगा, एक बार देखिए जरा कट करके। वैसे हम लिख लेते 161 गुणा 2, ठीक है, और कितना बचा साथियों, एक तो 3 बचा और एक आपका 9 बचा। देखिए हो जाएगा, कट जाएगा, 3 तियां 9 हो गया, 2 बजा 26, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 हो गया। क्या ये 9 से कट होगा? हो जाएगा मेरे हिसाब से, 9 चौक 36 होगा और 9 तियां 27 होगा, यानी कि 43 की गुणा 2 से करिए तो 43 की गुणा साथियों अगर हम 2 से करेंगे तो 46 आता है। कितना आता है साथियों? 46 आता है, सॉरी 46 थोड़ी ना आएगा, 40 थोड़ी ना आएगा साथियों, ये हो गया आपका क्या। अब यहां पर देखिए, अब आपके सामने है क्या, अब 100 माइनस x है बराबर 43 गुणा 2 है, तो 43 गुणा 2 कितना हो जाएगा साथियों? 86 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, 100 माइनस x है। अब माइनस x बराबर 86 है, ये प्लस का है 100, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो जब साथियों यहां पर से अगर माइनस का x बराबर, अब देखिए इसको घटाएंगे ना तो 14 आएगा, 14 माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आपका क्या मान आ गया, 14% आ गया। तो दूसरी प्रतिशत क्या होगी, हमने x मानी थी, x का मान 14% आ गया, तो कुल मिला के आपका राइट आंसर 14% के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है साथियों? 900। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको यहां पर बताऊंगा। यानी कि यदि कोई वस्तु 900 रुपए में बेची जाती है और इस पर 40% की छूट दी जाती है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? तो मान लीजिए साथियों उसका अंकित मूल्य कितना है, x है। तो इस x की अगर बात करें, इस x अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो जब इस पर 40% की छूट देंगे तो ये वस्तु हमें 60% में बेचना होगी। तो जब इस पर 40% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 60% में बेचा जाता है, तो ये 900 रुपए की वस्तु बिकती है। तो बस साथियों अंकित मूल्य ज्ञात करना, x का मान ज्ञात कर लीजिए, इस 0 से ये 0, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि x बराबर 900 गुणा 5 आ गया और बटे 3 आ जाएगा। इससे कट करेंगे 300 आ जाएगा, 5 तियां 15, यानी कि x बराबर क्या आ गया है, 1500 आ गया। तो मैं कहूंगा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, और आज के इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल है, ये समझ लीजिए। क्या अंतिम सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। चलिए, तो कह रहे हैं साथियों ए बी सी एक कार्य को 60 दिन 30 दिन 20 दिन में करते हैं, यानी कि ए एक काम को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर ए की सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएगा? कहने का मतलब यह है कि ए तो रोज काम करता है, लेकिन हर 5वें दिन आके बी सी भी लग जाते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम टोटल काम देखने के लिए हम देख लेते हैं कि इनका एलसीएम कितना होगा। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 60 से कटे, 30 से भी कटे, 20 से भी कटे, मैं कहूंगा 120 वो नंबर है। तो 60 दुना 120, 30 चौक 120, 20 संग 120। कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। यहां पर कहा गया था कि जो 5वें दिन ये लोग आ जाते हैं ना, तो 4 दिन तक तो ए काम करेगा और 4 दिन तक ए काम करेगा। डेली ये 2 काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा 4 दिन में ये 2 के हिसाब से 8 काम कर लेगा। अच्छा, ये पता क्या है, ये नंबर ये है टोटल काम, यानी कि टोटल काम अगर 120 है, ठीक है, और ए ने 4 दिन तक काम किया है 8, और अब ये हो गया साथियों 5वां दिन। क्या हो गया साथियों, ये 5वां दिन हो गया। 5वां दिन की अगर बात करें, अब इसमें क्या लग जाएंगे, अब देखिए 2 तो काम करेगा ये, बाकी अब ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया था ना बीसी भी काम करने लगते हैं। तो 10 ये करेंगे, 2 ये करेंगे, यानी कि मैं कहूंगा 12 करेंगे, यानी कि 5 दिन में काम 12 हुआ है। और काम करना कितना है, हमें 120 टोटल काम करना है। तो जब 5 दिन में 12 काम हो रहा है, तो 12 को 10 से गुणा करोगे साथियों कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, सही, सब सही चल रहा है ना, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, ए पूरा कितने दिन में करेगा, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर एक दिक्कत होगी। दिक्कत साथियों क्या होगी, देखिए
जब आप क्या करेंगे, इसको 12 नहीं आएगी, यहां पर साथियों 20 आएगा। 20 कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 20 की अगर बात करें, 5 दिन में 20 काम कैसे होगा। ये ए डेली 2 काम कर रहा था, 4 दिन तक इसने काम किया, यहां पर लिखा हुआ है तो 8 काम किया। अब चौथा दिन हो गया, 5वें दिन आ गया, 5वें दिन ये 2 तो काम करेगा, ये भी करने लगे, यानी कि ये टोटल 6 4 10 और 2 12 काम करेंगे, तो 8 काम हो चुका था, 12 काम 5वें दिन हो गया, मैं कहूंगा 20 काम हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 दिन में 20 काम हुआ है। 120 काम करना है, कितने दिन लगेंगे, मैं कहूंगा जब इसकी गुणा 6 से कराई, 20 छंग 120 हुए, तो इसकी भी गुणा साथियों 6 से कराइए, 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में आपका काम हो पाएगा साथियों, कितना जाकर 120। तो मैं कहूंगा 30 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखा आपने साथियों, मैथ को, आपने रीजनिंग को देखा, आपने हिंदी को देखा साथियों, आपने जीके को देखा, सब कुछ साथियों यहां पर हम लोगों ने देखा। ये क्लास, ये वीडियो आपको साथियों कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में मैंने एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने कुछ पूरे मॉडल पेपर ओपन हो जाएंगे। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, इसमें आपको हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर प्लस रीजनिंग, मैथ पढ़ाई गई, ऐसी कुछ और वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। मेरा मानना है कि अगर उन सभी वीडियोस को आप वॉच कर लेते हैं, उसमें जितने कॉन्सेप्ट मैंने चारों सब्जेक्ट के बताए हैं, अगर वो आप अच्छे तरीके से साथियों देख लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपकी बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी। यानी कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत है तो आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ये काम आप जरूर करिएगा।